हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रो लॉ के साथ। एवोगैड्रो का नियम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है बच्चों, हर साल एग्जाम में आता है। अब आपकी आपकी आज ट्यूसडे को क्लास लग रही है, कल आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी एंड थर्सडे फिर फ्राइडे आपकी 4 डे प्रॉपरली क्लास लगेगी। टाइम अपने वही रखेंगे सेम, है ना। आधे घंटे की क्लास होगी। सारे बच्चे इस क्लास को अटेंड करो। जो बच्चे इस क्लास में नहीं आ पाते वो बाद में क्लास जरूर लगाया करो, क्योंकि जो नोट्स मैं इसमें देता हूं वो शायद नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देता हूं। हिंदी मीडियम में अलग देता हूं, इंग्लिश मीडियम में अलग देता हूं। बच्चों प्रॉपरली कोई 3 यूनिटें तैयार कर लो। अगर आपकी 3 यूनिटें तैयार होगी तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। अब बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में डाउट आता है कि सर हमारे एग्जाम कब होंगे। बच्चों एक बात बता दूं, आपके एग्जाम जो चांस बनते हैं वो मई में बनते हैं, मई के एंड में बनते हैं। तो अब चिंता मत करना, बहुत टाइम पड़ा है। मई के एंड में स्टार्टिंग हो सकते हैं और जून में तो कंफर्म होने ही होने हैं। जून में तो कंफर्म होने ही होने हैं, तो ये मान के चल लो आप। तो आप ना 3 यूनिटें तैयार कर लो। अभी तक मैंने आपको वो चीज समझानी है कि हाउ टू ऑब्टेन ए मैक्सिमम मार्क्स, कि हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, हम कैसे ज्यादा नंबर ले सकते हैं, वो तरीका बताना है, वो पैटर्न भी समझाना है मैंने। लेकिन एक बात बता दूं बच्चों, एक बात और, मैंने आपको कंप्यूटर के नोट्स देने हैं। मैं फटाफट उसकी पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। आपको सैटरडे को आपको मैं मिलूंगा, सैटरडे को आपसे मैं मिलने आ रहा हूं। तो बच्चों सारे बच्चे क्लास में आना, टाइम मैं बता दूंगा। सैटरडे को अपनी एक दिन के लिए ऑफलाइन क्लास होगी। ऑफलाइन आपसे मिलने आऊंगा सिर्फ 1 डे के लिए। ओके, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर से भी एंड बीएससी मेडिकल फर्स्ट ईयर, नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर। ओके बच्चे एक बात और बता दूं आपको, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, बीएड फर्स्ट ईयर जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, बच्चों बीएड मेरे लिए तो दोनों क्लासेस सेम है। मेरे लिए मैं तो इसको एक मानता हूं कि दोनों बीएससी फर्स्ट ईयर है, लेकिन बीएड का थोड़ा पैटर्न अलग चलता है। बच्चों बीएड के बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएंगे। बच्चों अभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आएंगे, पहले नॉर्मल बीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाए, उसके बाद आपके फॉर्म आएंगे। ओके तो आपका एग्जाम तो मान के चल लो कि इनसे तो बहुत लेट होगा। अगर इनका जून में होगा तो तुम्हारा मान लो तुम्हारा अगस्त या जुलाई के लास्ट में स्टार्ट होंगे। तो तुम चिंता मत करना, है ना। बाकी सारी सिनेरियो मैं लेकर के चल रहा हूं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, सारा बताऊंगा। एक इसका वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे और मेन एग्जामिनेशन कब होंगे, सारी बातें तुम्हें बताने वाला हूं। चिंता नहीं करनी बच्चों। अब अपनी एवोगैड्रो लॉ पढ़ने जा रहे हैं कि एवोगैड्रो लॉ हमें कहता क्या है, कि व्हाट इज द एवोगैड्रो लॉ। मैं सिंपल से एक बात कहता हूं कि आपको पता है कि हम 4 कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर, 4 वेरिएबल, सॉरी, है ना, 4 चरों को लेकर चल रहे हैं, 4 वेरिएबल लेकर चल रहे हैं। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सारा खेल इन्हीं का ही है। हम इनमें से किसी 2 चीज को हम कांस्टेंट कर लेते हैं और 2 चीज को वेरिएबल मान करके आपस में उनका रिलेशन देखते हैं और हम लॉ बना देते हैं। साइंटिस्ट ने यही काम किया था, लॉ बनाने का काम किया था, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों। जैसे मान लो क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले में मैं क्या करूंगा कि इस वाले में क्या करूंगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का आयतन या किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स गैस से क्या होता है, इक्वल होता है। यही बात सिंपल सी 1 लाइन में बताऊं तो यही बात एवोगैड्रो ने बताई। लेकिन ऐसे लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे लिखने से हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, है ना। तो बात को हमें समझना होगा कि मैंने बस एक बात तुम ध्यान रख लो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी नियत तापमान पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर किसी भी गैस का आयतन, एनी गैस ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, समानुपाती होता है किसके, उसकी नंबर ऑफ मोल्स के, उसकी मोलों की संख्या के, या गैस की मात्रा के, यानी अमाउंट ऑफ गैस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती होता है ना। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, डेफिनेशन लिखूं, अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूं प्रॉपरली कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लो बच्चों,
बाकी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, एक एक चीज आपको समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखा नहीं। आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साथ के साथ लिखते जाओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल भी दूंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर and pressure, volume of any gas is directly proportional to the amount of gas या number of moles of gas, मोलों की संख्या, moles of gas। तो बच्चों लिख लो इसको कि number of moles of gas, है ना। तो इस नियम के अनुसार लिखो बच्चों, हिंदी वाले लिखो साथ साथ, इस नियम के अनुसार नियत, इतनी देर में इंग्लिश वाले लिख लो फटाफट, नियत ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन, ये बात समझाई थी एवोगैड्रो ने। बच्चों कंफ्यूज मत होना सारे लोगों के अंदर, बस तुम्हें याद रखना है कि किसकी वैल्यू नियत रखी गई है, व्हाट इज वैल्यू कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, ये रिलेशन किसके बिटवीन दिया है, तुम्हें ये याद रखना है, तो तुम्हें लो ध्यान होगा। एवोगैड्रो ने सिंपल सी बात बोली कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बिटवीन रिलेशन दिया, यानी आयतन और गैसों की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाया। किसी गैस का आयतन है ना, किसी गैस का आयतन क्या होता है, उसकी गैस की मात्रा या मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या के बच्चों हाथों हाथ आपको याद हो रहा है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। लो भी बात कंप्लीट होगी, समानुपाती होता है। क्या होता है, इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन गैस की मात्रा मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो याद होगा तुम्हें, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा एक मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि एज्यूम दैट हम दो गैसें ले रहे हैं। एज्यूम दैट इफ वी टेक टू गैसेस, एज्यूम दैट माना कि हम दो गैसें लेते हैं जिनका प्रेशर, लिख लो बच्चों, जिनका प्रेशर टेम्परेचर दे आर बोथ सेम, है ना, दे आर बोथ सेम। माना हम क्या कहते हैं कि एज्यूम दैट, सपोज हमारे पास, मान लो हमारे पास दो गैसें हैं, इफ टू गैसेस एंड विच इज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, जिसका तापमान एवं दाब समान है। लिख लो बच्चों, समान है। तो जैसे मान लो ए गैस ले रहा हूं, एक मैं बी ले रहा हूं, तो गैसें ली मैंने। हम मान लीजिए हमने दो गैसें ली और ए गैस का वॉल्यूम जो है वो VA है और बी गैस का वॉल्यूम जो है वो BB है ना, VB है। और ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स यानी उसके मोलों की संख्या यानी उसकी गैस की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ गैस ऑफ A इज NA एंड अमाउंट ऑफ गैस ऑफ B इज NB, यानी मोलों की संख्या B की NB है और उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है VB है ना। हमने क्या किया, हम suppose that two gases which is pressure and temperature are constant, are same,
है ना, ऐसे हमने लिया। तो अगर आगे बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, हम ड्राइव कर रहे हैं आगे बच्चों, ड्राइव कर रहे हैं इसको कि अगर दो गैसें लेने के बाद तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ अगर इसके रिलेशन बनाएं तो क्या रिलेशन बन के आता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। बच्चों इसको नोट कर लो कि सपोज दैट इफ वी टेक टू गैसेस व्हिच इज आर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, देन ए एंड बी गैसेस, ए गैसेस का वॉल्यूम VA, बी गैसेस का वॉल्यूम VB, एंड ए गैसेस की मोलों की संख्या Na एंड बी गैसेस की मोलों की नंबर ऑफ मोल्स इज VB, है ना। यदि हम मान लो हम दो गैसें लेते हैं जिसका तापमान और दाब समान है, ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, पेपर सब्जेक्टिव है, ऐसे नंबर नहीं मिलते बच्चों, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो तापमान और दाब समान है तो ए गैस की और बी गैस, ए गैस का आयतन VA, बी गैस का आयतन VB, एंड ए गैस की मोलों की संख्या Na एंड बी गैस की मोलों की संख्या NB होगी। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ बच्चों, इसी में मैं इसी पेज में कर रहा हूं, मैं साफ कर रहा हूं इस पेज को फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ यानी एवोगैड्रो नियम के अनुसार क्या रिलेशन निकल के आएगा, क्या रिलेशन निकल के आएगा बच्चों, VA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, है ना। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटा दूं, हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ A इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ A, है ना। यानी नियत दाब और तापमान पर किसी ए गैस का आयतन उसके ए गैस के मोलों की संख्या के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाता हूं, अगर मैं समानुपाती वाला साइन हटाता हूं, तो मुझे पता है कि कांस्टेंट आएगा VA इज इक्वल टू KNA। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बच्चों। अगर यही बात करता हूं मैं VB के लिए कि VB का रिलेशन क्या निकल के आएगा, दूसरी गैस का संबंध क्या निकल के आएगा, दूसरी गैस के लिए एक बात करूं तो दूसरी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VB इज द Na NB, है ना। अगर मैं NB वाला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाऊं तो भी क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा KNB। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहां तक समझ में आया, कोई डाउट तो मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं आपके सारे कमेंट रीड करता हूं, उसी बेस पे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करता हूं बच्चों। शाबाश, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बोलो। अगर मान लो बच्चों मैं क्या बोलता हूं कि इफ, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इफ नेक्स्ट देखो, इफ VA इज इक्वल टू VB, यदि गैस ए गैस का आयतन बी गैस के आयतन के बराबर है, यानी वॉल्यूम ऑफ A वॉल्यूम ऑफ B की इक्वल है, तो यदि दोनों गैस ए और बी का वॉल्यूम सेम है, द वॉल्यूम इज सेम बोथ ए एंड बी गैस, यदि दोनों गैस का आयतन समान हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। यदि समान हो तो क्या होगा, समान हो तो क्या होगा, समान हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, जल्दी बताओ, उस केस में क्या होगा। इफ VA इज इक्वल टू VB हो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 दे दो, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा। यदि इफ VA इज इक्वल टू VB हो तो दोनों गैसेस का A और B का वॉल्यूम सेम हो, तो उस केस में इफ बोथ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम आर सेम, तो उस केस में बताओ क्या होगा बच्चों, अगर मैं बोलता हूं तो जल्दी बताओ, शाबाश।
अगर VA की वैल्यू VB के बराबर है तो इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं VA और VB की वैल्यू इक्वल है तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं पुटअप करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ, अगर ऐसा हो तो, मैं बात कर रहा हूं ऐसा हो तो, कि अगर मान लो ऐसे कैसे ले ली इसका दोनों का आयतन 1-1 लीटर है तो क्या होगा, तो वैल्यू को मैं उस वैल्यू को देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड और उस इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं पुटअप कर रहा हूं, पुटअप द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 नंबर समीकरण का मान एक समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो होगा क्या, अभी चेक करते हैं बच्चों, अभी अपने चेक करने वाले हैं। जल्दी तुम भी बताओ क्या होगा, जल्दी, शाबाश। अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूं तो मेरी एक बात समझ में आती है कि VA इज इक्वल टू VB है, VB मुझे पता है कि VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू क्या है, KNA इज इक्वल टू KNB, है ना, इसकी इक्वल है। तो K से K कट हो गया तो बचा क्या, Na इज इक्वल टू NB। इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आई, एक कंक्लूजन समझ में आया तुम्हें तो इसका मतलब एक बात सामने निकल के आ गई। वो बात क्या निकल के आई कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट प्रेशर, हम क्या बात निकल के सामने आई बच्चों, अभी अपने लिखने जा रहे हैं बात को कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या लिखेंगे, यदि नियत, पहले हिंदी में लिखता हूं, नियत ताप एवं दाब पर, 1 मिनट रुको बच्चों, हाँ, नियत ताप एवं दाब पर दो गैसों यानी दो समान आयतन वाली गैसों का, दो समान आयतन वाली गैसों का, लिखते जाओ साथ साथ, वाली गैसेस का, गैसों के मोलों की संख्या भी समान होगी, के मोलों की संख्या भी समान होगी। तो एक कंक्लूजन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि यदि नियत ताप एवं दाब पर दो समान आयतन वाली गैसों के अगर आयतन समान लिए हैं तो उनके मोलों की संख्या भी सेम होगी। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, P फॉर प्रेशर, तुम पूरा लिखना बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम वॉल्यूम of two gases contain same number of moles। एक कंक्लूजन निकल के हमारे सामने आ गया बच्चों, सेम नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कि यदि नियत ताप एवं दाब पर दो समान आयतन वाली गैस लेते हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ ऑफ एवोगैड्रो लॉ कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मेरी बात समझ में आई बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट। तो ये हमारा नियम खत्म हुआ। एक स्टेटमेंट तुम और ध्यान रख लो बच्चों, ये हमारा लॉ खत्म हो चुका है, अभी इसके नोट्स में इलेबोरेट करवाने वाला हूं फटाफट। तो ये हमारा लॉ खत्म हुआ। एक चीज और नोट कर लो कि किसी स्टैंडर्ड, लिख लो बच्चों, एट स्टैंडर्ड, एक मिनट,
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, किसी मानक दाब एवं तापमान पर, लिख लो बच्चों साथ साथ लिखते जाओ, मानक ताप एवं दाब पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द एनी गैस, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, शाबाश बच्चों बताओ फटाफट, इज 22.4 लीटर के इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आई? मानक दाब पर एंड दाब पर, मानक तापमान एंड दाब पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। हिंदी वालों तुम लिख लो, ये एक हमारा लॉजिक हुआ। एक बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी हो तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सेकंड फैक्टर करवाने जा रहा हूं मैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी भी गैस के तो कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका है कि द गिवन वेट ऑफ गैस, गिवन वेट जो आपको वेट दिया गया किसी भी गैस का, अगर आपको उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो पहले उसका गिवन वेट चेक करो, द गिवन वेट ऑफ एनी गैस अपॉन में आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं, कभी मौका मिला तो बता देंगे, है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो इसका मतलब दिया गया भार, जो भी आपको भार दिया गया है उस गैस का, और उसको अगर आप भाग दे देते हो किससे, उसके अनुभार से भाग दे देते हो, तो आप मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा एवोगैड्रो लॉ कंप्लीट हुआ। आज हमने एवोगैड्रो लॉ को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्या बात करें, आगे तुम्हें नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए अभी बैठ करके उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एवोगैड्रो नियम क्या है, फटाफट इसको इलेबोरेट करते हैं। एक बात और, आपके वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स मिलेंगे। तो आज हमारे लगभग हमारे लॉ कंप्लीट हो गए। एक आधा कोई लॉ और पड़ा हुआ तो मैं देखूंगा, वो करवा दूंगा तुम्हें विद नोट्स, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। बच्चों एक बात और बता दूं, तुम्हें इसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करवाने वाला काइनेटिक थ्योरीज, जो एग्जाम में पक्का आती है। इन लॉ में भी क्वेश्चन पक्का बनेगा और काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस भी करवाने वाला हूं, यानी गतिज ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार गैसें क्या व्यवहार करती हैं, क्या बिहेव करती है, वो भी करवाने वाला हूं। फटाफट अपने इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जो मैंने समझाया वो सारी बातें यहां आ गई। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर यदि किसी गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन की गैस के अणु की संख्या सभी के लिए समान होगी। मेरी बात समझे, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर यदि किसी गैसों का आयतन भी समान ले लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या भी सभी समान होगी। ये हम इसका कंक्लूजन निकाल चुके हैं, अभी हमने ड्राइव कर चुके हैं इस बात को और हैंड्स प्रूफ कर चुके हैं, समझा चुके हैं। व्हाट इज द एवोगैड्रो लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इज टेकन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस द सेम फिक्स वॉल्यूम ऑफ सेम फॉर ऑल। एक लॉ हमने एक डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी, एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, तो दो डेफिनेशन बनती है इस लॉ की, तो आपने दोनों की दोनों लिख करके आने एग्जाम के अंदर। सपोज दैट आर टू गैसेस इफ द सेम वॉल्यूम इज टेकन, हम क्या करते हैं, दो गैसें लेते हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, बोथ गैसेस कीपिंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोथ दैट इज सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम इन द बोथ, दिस इज लॉ ऑफ एवोगैड्रो। एक्चुअल में एवोगैड्रो लॉ ये है जो हमने अभी समझाया है। माना दो गैसें हैं, ताप और दाब दोनों के लिए समान रखे हुए, बिल्कुल तापमान भी नियत है और दाब भी नियत है, लेकिन हमने आगे से चल करके दोनों गैसों का समान आयतन भी कर दिया, अर्थात गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या में दोनों समान, यही एवोगैड्रो का नियम है जो हम कर चुके हैं। एवोगैड्रो नियम कब दिया गया, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया? इन 1811 यानी 1811 ईस्वी में ये दिया गया। इसका पूरा नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। ये एक महान इटालियन रसायनज्ञ थे। इस नियम के अनुसार
इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है, जब ताप व दाब को स्थिर रखा जाए, जो मैंने सबसे वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में जिसकी डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार इस नियम को अपने इस प्रकार से भी बता सकते हैं, जब ताप व दाब को स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात गैस का आयतन बढ़ाने पर गैस के अणुओं की संख्या भी बढ़ती है ना। बिल्कुल, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस के आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। अगर आप आयतन बढ़ा रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, अणु भी बढ़ेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें, एवोगैड्रो गेव दिस रूल 1811। हिज फुल नेम वाज एमिडियो एवोगैड्रो। ही वाज ए ग्रेट इटालियन केमिस्ट। द रूल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, बिल्कुल हर लाइन में मतलब इसका अलग अलग है। The volume of gas is proportional to the number of molecules, that is the number of gas molecules increase, the volume of the gas is increase। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर इनका फॉर्मूला लिखें, at constant pressure and temperature Avogadro law is the can be expressed via the following formula। नियत दाब व तापमान पर Avogadro सूत्र को निम्नलिखित लिखा जा सकता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये सारा मैंने लिख करके समझाया है, तुम्हें एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है, और जो मैंने पहले भी समझाया है लिख करके, और ये जो नोट्स दिए दोनों को मिला करके तुम्हें नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली काम करना है। नोट्स पे तुम्हें बाउंडेशन नहीं लगा रहा बच्चों, मैं एंड टाइम पे नोट्स में दूंगा भी, लेकिन तुम नोट्स बनाते हो तो तुम्हारा फायदा है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है, मैंने बाउंडेशन तुम पे हटा दी है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी आयतन किसी भी गैस का वो उसकी मोलों की संख्या के बराबर होता है, समानुपाती होता है। और फिर समानुपाती का निशान हटाएंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो V इज इक्वल टू के एन, के इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपाती स्थिरांक होता है ये। तो अगर मैं V को N से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, मतलब अगर मैं रेशियो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। अगर हम एवोगैड्रो के अनुसार जो हमने नियत दाब और ताप रखा है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रखा है, उस टाइम अगर हम वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का क्या लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, अगर हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो वो कांस्टेंट के इक्वल आता है, बराबर आता है ना। इसका मतलब कि हियर K इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इफ द गैस ऑफ टू देयर, अगर हम टू गैसेस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा बच्चों, V1 and V2 respectively, the number of moles is N1 and N2 respectively, then they can be written follows, क्योंकि इनका रेशियो कांस्टेंट है, इनका रेशियो कांस्टेंट तो इक्वल ही होंगे ना। V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N1, जो कि मैं समझा चुका हूं, है ना। हिंदी वाक्य जिस दो गैसें ले रहे हो आप, इनका आयतन क्रमशः V1 और V2 है, और अणु की संख्या भी N1 और N1 है, N2 है। तो निम्न प्रकार से इसे लिखा जा सकता है कि V1 अपॉन में V1 बटा N1 बराबर होगा V2 बटा N1 के, कि इसकी वैल्यू, इसका रेशियो, इसका अनुपात जब कांस्टेंट है, नियत है, तो ये बराबर तो इसके आएगा ही आएगा, है ना। तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया बच्चों। ये हमारा लॉ कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जांपल करने जा रहे हैं, द एग्जांपल ऑफ एवोगैड्रो लॉ, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आप सांस लेते हो, मैंने सांस लिया, इट इज अ रेस्पिरेशन, इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ एवोगैड्रो लॉ। व्हेन ह्यूमन इनहेल द इंक्रीज द मोलर क्वांटिटी ऑफ एयर। जैसे ही मैंने सांस लिया, मेरे अंदर एयर गई, एयर जाने से मेरे अंदर मोलर क्वांटिटी इंक्रीज होगी ऑफ द लंग्स। उससे कारण क्या हुआ, accompanied by the increase the volume of the lungs। उससे मेरे लंग्स का, यानी मेरे फेफड़ों का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स हो गया। एंड इमेज डिटेलिंग चेंज इन वॉल्यूम ब्रोट बाय द एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज प्रोवाइडेड बिलो। ये देखो सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया कि यहां पर ना, जैसे ये वाला एक वॉल्यूम है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। जैसे ही मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करने शुरू कर दिए, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जब आप सांस लेते हो, जब आप रेस्पिरेशन करते हो, श्वसन सांस लेते हो, उससे क्या होता है कि आपके फेफड़े क्या होते हैं, फूल जाते हैं, आपके लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपकी फेफड़ों के अंदर, आपके लंग्स के अंदर एंटर हुए हैं, और आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया फेफड़ों का,
है ना, आपके जो है ना वो मतलब लंग्स फूल गए, तो उसको बोलते हैं। तो हिंदी में बात करें तो श्वसन की प्रक्रिया आवोगैद्रो के नियम का एक बड़ा उदाहरण है। मनुष्य जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हवा की मोल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने से फेफड़ों का विस्तार होता है, मतलब आयतन में वृद्धि होती है। गैसीय अणुओं की संख्या में वृद्धि द्वारा लाए गए आयतन में परिवर्तन का विवरण छवि हमने समझाई हुई है कि जैसे ही गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो आयतन भी बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है। ये हमने उदाहरण कर लिया। एक अनदर एग्जांपल करने जा रहे हैं बच्चों। एवोगैड्रो लॉ इज द डिफ्लेशन ऑफ ऑटोमोबाइल टायर। डिफ्लेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तुम यहां कॉन्ट्रैक्शन से लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन। तो Avogadro law is the contraction of automobile tires when the air trapped inside tire escape। जब कोई थोड़ी बहुत एयर क्या होती है, जब कोई एयर फंस जाती है, बाकी सारी एयर बाहर निकल जाती है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टायर डिक्रीजेज। तो सारी की सारी एयर निकलने के बाद जो थोड़ी बहुत एयर बचती है, तो उससे क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स में एकदम से क्या होता है, डिक्रीमेंट आता है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में डिक्रीमेंट आएगा इन टायर, आपकी बाइक की टायर के अंदर जब गैस के नंबर ऑफ मोल्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो उसका वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा, कॉजिंग द टायर्स ऑफ लॉस इट्स शेप एंड डिफ्लेट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप बाइक चलाते हो बच्चों, सारे बच्चे बाइक चलाते हैं, मैं मानता हूं, कोई ना कोई कार चलाता है, कोई ना कोई कार ड्राइव करता है, बाइक राइड करता है। हुआ क्या कि आपने ना, मम्मी ने बोला कि मम्मी ने बोला बेटा कि आप ना बाइक के अंदर ना हवा भरा के रखा करो, क्योंकि बाइक पंचर हो सकती है। हमने भरवाई नहीं, हम तो आलसी एक नंबर के। हुआ क्या कि धीरे धीरे आफ्टर 2 मंथ क्या हुआ, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होना शुरू हो गए। उसके अंदर गैस की जो टायर है, टायर कैसा होता है, राउंड शेप होता है, इसके अंदर ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। जो थोड़ी बहुत गैस बची थी, बाकी सारी गैस बाहर निकलनी शुरू होगी। इससे क्या हुआ कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया और टायर की शेप बिगड़नी शुरू होगी, टायर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचित हो गया, है ना। हिंदी बात करें कि ऑटोमोबाइल टायरों को अपस्फीति यानी संकुचन, तुम यहां पर संकुचन की बात करते हो। कहता है कि टायर के अंदर जब तक आप हवा नहीं भरवाओगे ना, जब टायर के अंदर कोई फंसी हवा बच जाती है और धीरे धीरे हवा बाकी निकल जाती है, तो मौजूद हवा की मात्रा कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गैस के आयतन में कमी आती है। इसका मतलब टायरों में डेली हवा भरवाया करो बच्चों। मेरी बात समझ में आई कि जैसे जैसे टायर्स के अंदर हवा निकलनी शुरू होती है, तो गैसों के मोलों की संख्या भी धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। जब गैसों के मोलों की संख्या में कमी आएगी, एन में कमी आएगी, तो आयतन में भी तो कमी आएगी। आयतन में कमी आएगी तो गैस, तो आपके टायर की आकृति बिगड़ जाएगी और आकृति संकुचित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये एवोगैड्रो समझाना चाहता है कि एवोगैड्रो क्या बोलता है, सिंपल सी बात कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क पड़ता है तो वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ेगा। ओके बच्चों, अब मिलते हैं आपको एनवायरमेंट साइंस की क्लास में। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आज की सारी बातें आपको समझ में आई बच्चों। जल्दी बोलो फटाफट, मैंने पूरा एक एक चीज आपको इलेबोरेट करने की कोशिश की है। आज सारे बच्चे क्लास के अंदर क्लास लगाएं इफेक्टिवली। कल नई बात करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अपने